नमस्कार मित्रों। आज के इस लेक्चर में आप देखेंगे कि वेव नेचर ऑफ मैटर जो होता है, उसका मैटर का जो वेव नेचर होता है उसकी स्टडी करेंगे। और ये डी बोगली साहब जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी बड़ी अच्छी स्टडी की। और जाहिर सी बात है, पहले भी देखा जा चुका था, जो कि हमारे ऑप्टिक्स के फिनोमेना में आपने वेव नेचर्स को पढ़ लिया था। काफ़ी समय पहले भी आपने देखा था ऑप्टिकल में जो वेव नेचर्स थी, रे ऑप्टिक्स पढ़ी थी आपने, वेव नेचर पढ़ा था। तो वैज्ञानिकों ने जो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शंस और पोलराइजेशंस जो आपकी लाइट का हो रहा था, इंसिडेंट लाइट है जो विजिबल लाइट हम लोग के पास आ रही थी, उसमें 3 प्रकार के फिनोमेना दिखाए जा रहे थे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशंस। वो वेव नेचर ऑफ द लाइट को प्रदर्शित कर रहे थे और उस थ्योरी पे आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जब इंसिडेंट लाइट आई तो उसमें आपने देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा, और जो क्रॉम्पटन इफेक्ट देखा, उससे आपने देखा कि इसका तो मतलब है कि जो आपके पास लाइट इंसिडेंट हो रही है उसके अंदर जो है बंडल ऑफ एनर्जी आ रहे हैं, यानी कुछ एनर्जी पार्टिकल आ रहे हैं, जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्रॉम्पटन इफेक्ट जैसे फिनोमेना आपको देखने को मिले थे। जाहिर सी बात है, जो आपके पास एनर्जी पार्टिकल आ रहे थे, जो पार्टिकल आ रहे थे उनके पास एनर्जी भी थी, उनके पास मोमेंटम भी हो रहा था, जो कि अपना मोमेंटम ट्रांसफर भी कर रहे थे। और इस प्रकार से आपने देखा कि आपका जो इनकमिंग लाइट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, उसके अंदर 2 फिनोमेना आपको दिखाई दे रहे हैं कि सम टाइम इट बिहेव लाइक ए पार्टिकल्स और सम टाइम इट बिहेव लाइक ए वेव्स। और जो पार्टिकल था आपने उसको फाइंड आउट भी किया और उसको फोटॉन का नाम भी दिया। और इसीलिए आइंस्टीन साहब को 1921 का जो नोबेल प्राइज फिजिक्स का था, वो इसी फोटॉन्स जो आपका ये जो पार्टिकल फिजिक्स है, जो आपका इसमें फोटॉन्स आ रहा था, जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ था, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला। लेकिन डी बोगली साहब ने भी काफी काम किया और उन्होंने कहा कि भाई जो भी इंसिडेंट लाइट आ रही है वो एक वेव है, तो वेव होगी तो उसकी वेवलेंथ भी होगी। वेवलेंथ थी तो उन्होंने बताया कितनी होगी, h/p होगी। जाहिर सी बात है, एच प्लांक कांस्टेंट था, आपको ध्यान आया होगा। पिछला जो लेक्चर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको दिखाया था, ग्राफ खींचा था, वहां से h निकाला था आपने स्लोप से। और मोमेंटम आप जानते हैं m/b होता है। जाहिर सी बात है, मास ऑफ द पार्टिकल है, b इज द वेलोसिटी ऑफ द, b इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल है, तो आपको बड़े आराम से कह सकते हैं h लैम्डा इक्वल टू h/mv। ये जो इक्वेशन 1 है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को कहते हैं डी बोगली रिलेशन, एंड या कह सकते हैं वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव, एंड इज कॉल्ड डी बोगली वेवलेंथ। एक चीज आपको और देखनी पड़ेगी, इसमें आइंस्टीन साहब ने पहले ही बता दिया था, फोटॉन के केस में बता दिया था कि फोटॉन का जो मोमेंटम है वो hν/c होता है। और आपको ध्यान होगा, और आइंस्टीन साहब ने बताया था कि जो एनर्जी है वो फोटॉन की, जो पार्टिकल आ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में या लाइट के साथ, एनर्जी hν है। और ये चीज बताई थी मोमेंटम hν/c है। अगर आप यहाँ पे देखें h/p कर दें तो c इधर आ जाएगा, न्यू नीचे आ जाएगा, यानी c/ν हो जाएगा। और आप सब बच्चे अच्छी तरह जानते हैं कि c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, एम आई राइट। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज द वेवलेंथ, ये आपको बताया स्पीड ऑफ लाइट है। तो जैसे ही आप c/ν करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा। और इस इक्वेशन को देखें, h/p इज इक्वल टू लैम्डा, यही तो डी बोगली साहब कह रहे थे। तो आप कह सकते हैं दिस इज द डी बोगली वेवलेंथ फॉर द फोटॉन। आइए देखें क्या डी बोगली वेवलेंथ सिंपल मैक्रोस्कोपी या जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स है उसमें मिल सकता है। एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। मास ऑफ द पार्टिकल हमने कर लिया 0.33 kg, वेलोसिटी उसकी 20 मीटर पर सेकेंड है। आइए वेव नेचर है तो लैम्डा निकालेंगे, h/p डी बोगली साहब का काम करेंगे। h प्लांक कांस्टेंट आप जानते हैं 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और 0.33 इंटू 10⁻20, ये मास और वेलोसिटी ली। जब आपने लैम्डा निकाला वो क्या निकला, 1 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। इससे प्रकार का कोई रेडिएशन आज तक भी नहीं प्राप्त हुआ है, ये बहुत छोटी वेवलेंथ है, इतनी कोई वेवलेंथ मिली नहीं। तो आप कह सकते हैं कि जो डी बोगली वेव नेचर है वो मैक्रोस्कोपी में नहीं लगेगा या हैवी मास में नहीं लगेगा, वो जो टीनी
पार्टिकल आते हैं, विशेषकर इलेक्ट्रॉन्स, जो कि आपने उस समय तक खोज हो चुकी थी, मिल्कन साहब ने निकाल लिया था। और इसी तरह आपने देखा था कि जो और है, जैसे फोटॉन है, जिसमें कि तो एनर्जी ही होती है, मोमेंटम होता है, उसका मास ही नहीं होता है। तो ऐसे सूरत हाल में जो बहुत ही टीनी पार्टिकल्स हैं, स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं, आप वही वेव नेचर को शो करते हैं। तो जाहिर सी बात है, फोटॉन के बारे में आपने बातचीत कर ली थी, एम ए राइट? फिर से एक बात देख लीजिए, P=h/c, यहीं से आपने h/p करके c/λ निकाला था। अब हम लोग मित्रों बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन की। आइए चलते हैं इलेक्ट्रॉन के पास। सेव करने की जरूरत नहीं, इतना आपको मालूम है। इलेक्ट्रॉन की लैम्डा निकालने की कोशिश करते हैं कि देखें क्या इनकी जो रेंज निकल रही है वो हमारे पास पॉसिबल है। वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट भी किए थे और उसमें देखा था कि हाँ, जो वेवलेंथ निकाली गई है वो हमको अवेलेबल है, ये आपने देखा था। और एक लेक्चर आप हमारा डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट बहुत जल्दी आप देखेंगे, उसको देख लीजिएगा, उसमें ये वैल्यू निकाल के दिखाई हमने। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन है, उसका मास होगा m, मास लिया, चार्ज E है, आपने देख ही लिया था। एक्सीलरेट फ्रॉम द रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल V, यानी एक रेस्ट से था, उसको आपने एक्सीलरेट कराया, पोटेंशियल V दिया। जाहिर सी बात, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल टू वर्क डन EV होगी। और ये किसके द्वारा है? आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, जिसकी वजह से पोटेंशियल पैदा हुआ, उसी से इलेक्ट्रॉन जो है एक्सीलरेट किया, तो वर्क डन होगा, वही आपकी क्या होगी? एनर्जी होगी। एक चीज मैं आपको और सिखाना चाहूंगा, मैथमेटिकली हम आपको K की वैल्यू बता सकते हैं। अरे भाई, आप सभी लोग जानते हैं पोटेंशियल इज नथिंग बट किसके बराबर होता है? W/, चार्ज के। चार्ज मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है तो W/E हो गया, तो वर्क डन किसके बराबर हो गया? E/V हो गया। यही वर्क डन किसके इक्विवेलेंट होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अरे भाई, मैकेनिक्स में आपने पढ़ा है, वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। रेस्ट से चला था तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वही वर्क डन के बराबर होगा। वो बराबर किसके होगा? EV के। इसको अभी हम आप लोग आगे यूज करेंगे। आइए, मैकेनिक्स में आपने पढ़ा था K बराबर ½ mv² होता है। अगर कोई पार्टिकल है, उसका मास और वेलोसिटी है तो मिलेगा। हमको मोमेंटम में कन्वर्ट करना था तो m से ऊपर नीचे गुणा कर लिया, तो mv² v²/2m हुआ। ये बराबर हो गया p²/2m, यानी मोमेंटम चाहिए था, 2m को गुणा कर दिए तो √2mk। याद रखिएगा, इसको न्यूमेरिकल लगाते समय इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। K अभी निकाला, यहां से भी समझाया, यहां से भी समझा, तो आपने कहा K की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, आपको मिल गई। चाहिए क्या था? हमको लैम्डा चाहिए था, डिबोगली साहब का। h/p, h मालूम है, p की वैल्यू आपने रख दी, √2mk, और h/√2mk EV। मसला इलेक्ट्रॉन का था, तो जाहिर सी बात, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31। E आप जानते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻90। H प्लैंक कांस्टेंट 6.63 × 10⁻34। इनको जब आपने सॉल्व किया तो लैम्डा निकला 1.227/√V नैनोमीटर। और जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो ये चीज एक पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर 50 वोल्ट के आसपास आपको जो लैम्डा मिला वो हमको एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्टों को उस समय मिल चुका था। 1900 के आसपास की बात, 1925-26 के विषय की बात चल रही थी। उसी समय ये आपकी जो पार्टिकल फिजिक्स थी डेवलप कर रही थी, तो ये उनको मिल गया था। सूत्र को याद रखिएगा, क्योंकि आपका काम न्यूमेरिकल भी लगाना है। साइंटिफिक टेम्परामेंट तो हम यूज आपको डेवलप कर ही रहे हैं, साथ में आपको न्यूमेरिकल लगाना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन का केस आएगा, पोटेंशियल भी दिया होगा, तो लैम्डा निकालना होगा, तो हम बड़े आराम से 1.227√V नैनोमीटर में ध्यान रखिएगा, यूनिट नैनोमीटर की होगी, लगा के हम लोग अपने सवाल को हल कर लेंगे। इसी बीच जब टिनी पार्टिकल आया तो एक कंसेप्ट और आया। कह लगे क्या? देखिए, माइक्रोस्कोप में क्या होता, माइक्रोस्कोपी में फिजिक्स बहुत बढ़िया है। अगर आपको इनिशियल कंडीशंस मालूम है किसी पार्टिकल का, आपको इनिशियल वेलोसिटी और पोजीशन मालूम है, तो किसी भी क्षण में आप उसकी वेलोसिटी बैठे है, वहां जाकर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपके पास स्टैंडर्ड सूत्र है जिसकी मदद से आप जो है वह उसकी वेलोसिटी और उसके तमाम कंपोनेंट्स आप निकाल सकते हैं, पूरी मतलब उसकी पोजीशंस आप जान सकते हैं कहाँ पे है। लेकिन जब पार्टिकल टिनी हो जाएगा तब क्या होगा? तब
लोगों ने कहा कि भाई हमको उस समय उसकी पोजीशन और मोमेंटम, क्योंकि मास तो मालूम नहीं है आपको, बहुत टीनी पार्टिकल है, तो आपको क्या मालूम होगा, मोमेंटम मालूम होगा। कहने लगे उसकी मास और मोमेंटम में जो है हमारे सामने एक दिक्कत आएगी, ना हम एग्जैक्ट पोजीशन पे उसका मोमेंटम निकाल पाएंगे, या जब हम मोमेंटम निकाल रहे होंगे तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं लगा पाएंगे। यानी कि हमको दो जगह प्रॉब्लम मिलेगी, या तो हम उसको पोजीशन को फिक्स कर लें तो उस समय हमें मोमेंटम में थोड़ा सा चेंज मिलेगा। भाई जिस पोजीशन पे आप उसको मोमेंटम देखने जा रहे हैं वो देर में तो बदल गया होगा, टीनी पार्टिकल है, स्पीड ऑफ लाइट से या उसके आसपास चल रहा है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड से, तो आपका इलेक्ट्रॉन दौड़ जाता है। तो ऐसे सूत्रहार में जब आप पोजीशन प्राप्त कर रहे होंगे उस समय मोमेंटम उसका चेंज हो गया होगा। तो ये बात सबसे पहले हाइजेनबर्ग साहब ने जो है इस बात को उजागर किया और उन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को दिया। कहने लगे इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स या एनी पार्टिकल, जो कि छोटा सा पार्टिकल है जिसके अंदर मोमेंटम है, मास नहीं है, एट द सेम टाइम एग्जैक्टली, और दिस देयर इज ऑलवेज सम अनसर्टेनिटी। यानी यह होगा, या तो आप पोजीशन चाहेंगे तो मोमेंटम नहीं मिलेगा, मोमेंटम मिलेगा तो पोजीशन नहीं मिलेगा। तो आपके पास थोड़ा सा चेंजेस होगी, अनसर्टेनिटी पोजीशन की और अनसर्टेनिटी मोमेंटम की होगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, हाइजेनबर्ग साहब ने कहा था इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो बराबर h क्रॉस, और h क्रॉस इज नथिंग बट h/2π। h आप जानते हैं प्लांक कांस्टेंट है, और उसको 2π से भाग कर दें। तो कहने का मतलब है यहाँ पे हम जो आपको ये चीज है बताना चाह रहे हैं कि कभी आप कहेंगे कि साहब x एग्जैक्ट है यानी डेल्टा x 0 है तो आपको डेल्टा p आपको मिलेगा कुछ ना कुछ। आप कहेंगे डेल्टा p 0 है तो डेल्टा x मिलेगा, लेकिन यथार्थ में हकीकत में ना आपको ये 0 मिलेगा, यानी इसका डिफरेंस 0 नहीं मिलेगा पोजीशन का, और ना ही मोमेंटम की पोजीशन का 0 मिलेगा। यानी ना ही आप एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन की या स्पेसिफिक पार्टिकल की, टीनी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम जो है वो आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेंगे, उसमें अनसर्टेनिटी रहेगी। वो किसके बराबर होंगे, वो अनसर्टेनिटी उन दोनों का प्रोडक्ट जो है h/2π होगा। ध्यान रखिएगा, हमने कई कंपटीशंस में डायरेक्ट इस इक्वेशंस को देखा है। तो आपको स्टडी भी करनी है, साथ साथ इम्तिहान में नंबर भी लाने हैं और कंपटीशन भी पास करना है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। डेल्टा x मल्टीप्लाई बाय डेल्टा b जो कि मोमेंटम है बराबर h/2π। हुआ क्या था, जो बॉर्न ने जो प्रोबेबिलिटी का इंटरप्रिटेशन दिया था वो बिल्कुल वैसे ही निकला जो हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था। ये समकालीन थे, बॉर्न हुए, हाइजेनबर्ग हुए, डी ब्रोगली हुए, आइंस्टीन हुए, सब पार्टिकल फिजिक्स पे उस समय काम कर रहे थे। आइए सर चलते हैं आगे। सेव करने की जरूरत नहीं, इतनी चीज तो आपको मालूम ही है। हम लोग चलते हैं आगे। जाहिर सी बात है कुछ सवाल ना लगाएं जाए तो मजा नहीं आता टॉपिक्स में। आप देखिए इसमें 3 टॉपिक दिख रहे हैं। आइए सबसे पहले इसको देख लें, आसान लग रहा है। व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन के लिए वोल्टेज दिया, आपको ध्यान आया? मैंने आपसे कहा था कि ये सूत्र याद रखिएगा, आपने याद नहीं करा, मुझे याद हो गया। 1227 √ वोल्टेज। यूनिट कौन बच्चा बताएगा जल्दी से? अगर जो देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में यूनिट लिखें, nm यानी नैनोमीटर। काम बन गया मित्रों आपका। तो आपने V की वोल्टेज की वैल्यू रख दी 227 √ V आपका 100 वोल्ट था, और जब आपने √ हटाया तो जाहिर सी बात है आपको 10 मिला। 10 से आपने उठा के भाग कर दिया तो आपको क्या मिल गया बेटा? 0.1127 नैनो। नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁹ होता है। ठीक, तो बहुत जगह हमने देखा है, आंसर देखा जो आपकी किताब का है, एग्जाम्पल है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 11.7, हमने कहीं बाहर से नहीं लिया है। तो आप कह सकते हैं कि सर उन्होंने इसको 1.23 नैनोमीटर बोला है।
राइट। तो ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला था, इसीलिए हमने कहा है ये पूछा जा सकता है। आजकल कंपटीशंस में भी छोटे छोटे सवाल पूछे हैं, इसलिए आपको ये फार्मूला याद रहेगा तो आप कर लेंगे। आइए चलते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 11.5 लेते हैं। क्या है इसमें? एक इलेक्ट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल, एक प्रोटॉन है। क्या है उसके पास बेटा? सेम काइनेटिक एनर्जी, यानी के आपका सेम है। तो बताना क्या है? अरे आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है। आपने कहा भाई साहब डी ब्रोगली वेवलेंथ कुछ भी हो, हमें h/p चाहिए। h कांस्टेंट है, p किस फॉर्म में मिल जाए बेटा? p हमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। मैंने आपसे कहा था बेटा ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा कि k बराबर जो सॉल्व किया था, याद आ रहा है? p²/2m। अरे हाफ एम बी स्क्वायर था, m से ऊपर नीचे गुणा कर लिया था, एम ए राइट बेटा? तो आपका p² बन गया था, या p की जगह आप लिख सकते हैं √2mk। मैं बैक जाना नहीं चाहता हूं, आपको डायरेक्ट सिखा दिया है, आप अपने उसको पीछे करके देख लीजिएगा। लैम्डा = h/p, p की जगह है आपका 2mk। देखिए h भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट। इसका मतलब लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल हो गया है? लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/√m या इनवर्सली टू द मास। यानी समझ रहे, जिसका मास ज्यादा, अरे भाई इसको, जिसका मास ज्यादा, जिसका मास ज्यादा उसकी लैम्डा छोटी, रेसिप्रोकल है। जिसका मास ज्यादा उसकी लैम्डा शॉर्टेस्ट, जिसका मास कम उसकी लैम्डा ज्यादा है। कौन कौन से पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन का मास आप जानते ही हैं। अल्फा पार्टिकल का मास अरे 2he4 होता है, तो उसका तो 4 टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी ये उससे बड़ा हो गया। और ये प्रोटॉन इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन से जो है ये भारी होता है। अगर आप मैथमेटिकली देखें 9.1 10⁻³ kg 31, ये 1.67 × 10⁻27 kg इससे ज़्यादा है। और ये जो इसका मास है वो 4 टाइम हो जाएगा, चार्ज 2 टाइम, मास 4 टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे भारी कौन सा हुआ? अल्फा पार्टिकल हुआ। तो यानी अल्फा पार्टिकल सबसे भारी हुआ। तो जो लैम्डा शॉर्टेस्ट पूछी ना बेटा, तो लैम्डा जो शॉर्टेस्ट है वो किसकी होगी बेटा? अल्फा पार्टिकल की, वो होगी आपकी अल्फा पार्टिकल की। Am I right? उसके बाद कौन सी शॉर्टेस्ट होगी? मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो लैम्डा उसकी जो है कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन सबका मास सबसे कम है, इसलिए लैम्डा जो है आपकी जो है ये कम है, तो लैम्डा ज्यादा होगी। यानी कि आप शॉर्टेस्ट में ढूंढे तो शॉर्टेस्ट तो आपको अल्फा पार्टिकल मिलेगी सबसे छोटी। अगर क्रम बल दिखे तो लैम्डा सबसे छोटी इसकी, उसके बाद ये, उसके बाद ये। या उल्टा कहें, किसकी सबसे ज्यादा होगी? जिसका मास कम होगा तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन की वेवलेंथ, और उसके बाद अल्फा पार्टिकल की। तो इस तरीके से आप ये जो इक्वेशन समझ गए हैं ना, ये जो आपके पास इक्वेशन आ गई है, ये जो इक्वेशन आ गई है, जिसकी वजह से आप जो है आराम से कह सकते हैं कि अब हम जो है इससे हम सारे निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, m ज्यादा है तो लैम्डा कम होगा। तो मित्रों ये था आपका वेव नेचर ऑफ मैटर का, जो कि डी ब्रोगली वेवलेंथ पे आधारित था। बहुत सिंपल सा टॉपिक था जिसको आपने बहुत खूबसूरत तरीके से पढ़ लिया। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ये पूरा का पूरा हमने आपकी एनसीईआरटी की किताब से लिया है, वो बड़ी महत्वपूर्ण है, उसको जरूर पढ़िएगा और उसी से आपका एग्जाम और आपके कंपटीशन में पूछा जा रहा है। तो मित्रों इतना आज के लिए पर्याप्त। आलोक सोती को इजाजत दीजिए। जय हिंद।